ओके, तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। वापस से हम लेके आ गए हैं आपके लिए स्टैंडर्ड 10 गुजराती का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है श्वेत क्रांति ना प्रणेता। आज हम बात करेंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि वो कैलिकट में तो जन्मे, परंतु मद्रास, जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहां पर उसने स्कूल का काम कंप्लीट किया, कॉलेज का काम कंप्लीट किया, विंडी कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। फिर क्या हुआ, फिर कैसे आगे बढ़े, तो आज हम इस चैप्टर में उसकी जीवन की सफलता का राज जानते हैं और साथ में जानते हैं उसका एक सपना जो हमें भी अपना बनाना है। अगर वो सपना हमें अपना बना लिया तो हमारा नाम भी वर्गीस कुरियन की तरह प्रसिद्ध हो सकता है। तो देखते हैं क्या है। वर्गीस कुरियन जो है उसको पढ़ाई की थी इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। उसको फिजिक्स में खासकर उसका नाम है दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। तो धातु शास्त्र यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स में उसको बहुत इंटरेस्ट था। तो उस समय हमारे भारत देश के अंदर कौन राज कर रहा था? ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज लोग राज्य कर रहे थे। एंड जो जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते थे उन लोगों को देते थे शिष्यवृत्ति। शिष्यवृत्ति का मतलब क्या होता है? स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर आपके पास ये स्कॉलरशिप आ गई तो आप अमेरिका जा सकते हो और अमेरिका जाके बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। तो हमारे वर्गीस कुरियन, उसने फॉर्म भर दिया और उसने भी बोला कि मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर अनुस्नातक, ये क्या होता है अनुस्नातक? स्नातक, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, एंड अनुस्नातक का मतलब क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फाइनल किया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कहाँ जाऊंगा? अमेरिका। तो उसने शिष्यवृत्ति का फॉर्म भर दिया और ये शिष्यवृत्ति का सारा कार्य कौन कर रहा था? ब्रिटिश सरकार कर रही थी। तो फॉर्म तो भर दिया, पास तो हो गए, पर ब्रिटिश सरकार ने बोला कि भाई देखो एक ही जगह खाली है और उसका नाम है डेयरी इंजीनियरिंग। बोलो, तुम्हें डेयरी इंजीनियरिंग करने के लिए मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका जाना है। तो हमारे वर्गीस कुरियन, अगर हम होते तो ना बोल देते, परंतु वर्गीस कुरियन तो एक ही चीज को मानते थे, क्या? नॉलेज इज पावर। हमारे पास ज्ञान है तो सब कुछ है, सारी चीज सीखनी चाहिए। क्या न्यूक्लियर फिजिक्स, क्या डेयरी इंजीनियरिंग, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बोल दिया। अब हाँ बोल दिया तो ब्रिटिश सरकार को प्रॉब्लम आ गया। उसने बोला कि अब भाई इसको तो आता ही नहीं है। तो उसने क्या किया पता है? ब्रिटिशर लोगों ने उसको भेज दिया बैंगलोर। और बैंगलोर 8 महीने तक वहां पर एक इंस्टीट्यूट था, उसका नाम था इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसने बोला कि पहले डेयरी के बारे में जान तो ले, ऐसे कैसे तू वहां पर चला जाएगा। तो इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर में 8 महीनों तक उसको डेयरी का डी सिखाया गया। आज जो है ना, उसका नाम है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, और ये आज भी बैंगलोर में वर्क कर रही है। तो वहां पर हमारे पहुंच गए हमारे वर्गीस कुरियन, और वहां पर पहुंच के उसने डेयरी के ऊपर समझा और फिर उसको अमेरिका भेजा गया। इस तरह से जीवन के अंदर फर्स्ट टाइम डेयरी प्रवृत्ति के मूलभूत सिद्धांत यानी बेसिक नीति नियम समझने का मौका मिला बेंगलोर के अंदर। और फिर पहुंच गए 1946 के अंदर, गो टू अमेरिका, और वहां पर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में अमेरिका में अभ्यास किया। उसको स्कॉलरशिप वहां से भी प्राप्त हुई, यानी कि उसको अच्छी सी शिष्यवृत्ति। देखो यहाँ पर दो दो शब्द का इस्तेमाल अच्छा हुआ है, दैट इज गुजराती वर्ड, दैट इज इंग्लिश वर्ड, दोनों का मतलब एक ही है। और वहां की सरकार ने उससे सेटिस्फाइड होकर डेयरी इंजीनियरिंग के साथ साथ अनुस्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की और एक पदवी एनायत की, और उसका नाम था धातु शास्त्र यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स। यानी उसने एक साथ दो दो डिग्रियां प्राप्त की, डेयरी इंजीनियरिंग एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और इस तरह से उसने सिर्फ पास नहीं हुए थे, वो डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए। एंड 1946 के बाद 1948, 2 साल के बाद वापस आ जाते हैं हमारे वर्गीस कुरियन इंडिया में। अब आपको पता था कि 1940 के अंदर हमारे त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल ने हमारी डेयरी तो बना दी थी, अमूल को शुरू कर दिया था, पर अमूल को एक सही अमूल का रूप किसने दिया? वर्गीस कुरियन ने। देखते हैं कैसे दिया। अब हुआ ऐसा कि हमारे भाई साहब यानी कि वर्गीस कुरियन आए इंडिया में। कब आए पता है? 13/5, मेरा 5 नहीं, किसका 5? 13/5 1949।
और डे था शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। भारत सरकार के पास आए, उसने बोला देखो मैं इतनी बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आया हुआ हूँ। तो भारत सरकार ने आदेश दिया कि कुरियन तुम जाओगे गुजरात में, वहां पर जो आनंद है वहां पर जाके तुम काम करोगे, वहां पर त्रिभुवनदास पुरुषोत्तम त्रिभुवनदास किशोर पटेल वर्क कर रहे हैं, उसके साथ हाथ बटाओगे। यहाँ पर आ गए। जो बेचारे हमारे कुरियन जी थे, उसको इंग्लिश आती है, साउथ इंडियन लैंग्वेज आती है, इतने बड़े पढ़े लिखे बंदे को कहाँ आना पड़ा? गुजरात में, जहाँ पर गुजरात का ग यानी गुजराती भी नहीं आती थी। क्या करे? और ऊपर से पता है, रहने खाने पीने का वांधा, यानी मकान भाड़े मिला, वो भी कहाँ पर? ऐसे जगह पर, यानी कि एक पुराना गैरेज था, वहां पर रहना पड़ा। कितने दिन तक? 8 8 महीने तक। तो उसने सोचा भारत सरकार ने मुझे यहाँ तो भेज दिया, नौकरी भी है, पर यहाँ पर कुछ मजा नहीं आ रहा है। पर उसके अंदर कोई उत्साह नहीं था। वर्गीस कुरियन एक बार एक दिन बैठे 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 सोच विचार कर रहे थे, और उसको एक विचार आया। देखो आप भी अपने जीवन के अंदर कभी कभी कोई फ्रेंड है, माता पिता या चाचा चाची आपको कभी टॉन्ट मार देते हैं, तू तो ऐसा ही है, तू कुछ नहीं कर सकता है, एंड फिर हम कुछ कर दिखाते हैं। हमारे मन में विचार आते हैं, जैसे वर्गीस कुरियन के मन में विचार आया। क्या आया? कि हूँ वहीं कहीं करतोज નથી, मारे कहीं करवूज જોઈએ। क्या बोला? मारे कहीं करवूज જોઈએ। किसके लिए करना है? खुद के लिए करना है। अगर मैं खुद के लिए करूंगा तो समाज देश और दुनिया के लिए अपने आप से हो जाएगा। और ये विचार ने हमें दिया वर्गीस कुरियन। अगर ये विचार नहीं आता तो वर्गीस कुरियन नहीं बनते, और हमें अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया वो कभी प्राप्त नहीं होती। આવો વિચાર જેના દેશ માટે તેની પ્રીતિ હતી, और वही विचार ने उसको अपना मार्गदर्शन यानी कि आत्मदर्शन कराया, उसको फिर सिद्धि के सोपान प्राप्त करने शुरू कर दिए। आप सोचेंगे ये क्या हाई वर्ड है? सिद्धि का मतलब होता है सफलता, और सोपानों को सर करना यानी बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त करते जाना। कुरियन अब आए आनंद के अंदर। यहाँ पर पहले से क्या चल रही थी? खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड। कहां पर थी? आनंद के अंदर। यानी कि देखो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूस यूनियन लिमिटेड चल रही थी। और ये सहकारी क्षेत्र पे धीरे 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 पापा पगली कर रही थी। उसको चलाने वाले हमारे थे त्रिभुवन दास पटेल। अब उसका नेतृत्व चल रहा था, और वहां पर कुरियन जी की मुलाकात हुई। कुरियन जी ने उसको देखा, त्रिभुवन दास पटेल को। उसने देखा ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति है। उसके साथ थोड़ा उसका गाढ़ परिचय हुआ। उसने देखा कि त्रिभुवन दास पटेल जो निस्वार्थ तरीके से सेवा कर रहे हैं, परोपकार की भावना, दूसरों को मदद करना, और मन में एक मक्कम इरादा कि नहीं मुझे भारत को कुछ अच्छा सा देना है दूध उत्पादन के अंदर, मुझे सहकार के द्वारा काम करना है। ये सारे विचार, ये बातें सीखी किसने? सीखी वर्गीस कुरियन ने। किसके पास सीखी? त्रिभुवन दास पटेल जी के पास से। और उसने मनोमन त्रिभुवन दास पटेल को अपना गुरु और मार्गदर्शक मान लिया कि आज से आप ही मेरे सच्चे गाइड हो और आप ही मेरे टीचर हो। उसके साथ काम शुरू हो गया। खेडूतों के जो ढोर यानी कि एनिमल जो है, उसका दूध वेचाण का कार्य शुरू हुआ। व्यापारी और दलालों को स्वनिर्भर बनाया और सहकार की पद्धति अपनाई। कुरियन की सहकार की ये प्रवृत्ति धीरे 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 करके वेग लेने लगी, और आनंद जो है उसका नाम पूरे विश्व के फलक के अंदर आने लगा, अलग अलग तरीके से। अब ये चीज सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रही थी। आनंद अमूल डेयरी की प्रगति सरकार ने भी ऑब्जर्व की, उसके सहकार की बात भी ऑब्जर्व की। एंड भारत सरकार, सोचो, भारत सरकार कुरियन जी के पास आए और उसने बोला कि जैसे आपने आनंद को, जैसे आपने अमूल को मॉडल बनाया है, ऐसा अब हमारे भारत के अंदर जितने भी स्टेट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी है, वहां पर सब जगह पर अच्छी सी आप डेयरी डेवलप करो। जैसे आपने गुजरात को डेवलप किया है, ऐसे बाकी सारे स्टेट में भी डेयरी डेवलप करो। और इस तरह से हमारा काम सौंप दिया गया भारत सरकार ने कुरियन जी को। भारतना घना બધા राज्य के अंदर अब दूध का एकत्रीकरण करना यानी इकट्ठे करने की योजना शुरू हुई, और उसको नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और उसका शुरुआत हो गई।
ऑपरेशन फ्लड के कैसे वर्क करेगा, उसका सारा का सारा निर्णय किसने किया? वर्गीस कुरियन ने, यानी कि उसके शिल्पी बने। वर्गीस कुरियन ने डेयरी क्षेत्र में भारत को अब कहाँ ले जाना है? पूरे वर्ल्ड के अंदर अब सारे कंट्री के साथ उसकी कंपटीशन करनी थी और भारत को नंबर 1 बनाना था। इसके लिए विश्व के अंदर स्थापित जितने भी कंट्री थे वहां पर से उसने सीखना शुरू किया। पश्चिम देश के अंदर यानी कि वेस्टर्न के साइड जो कंट्री है वहां पर पशुपालन का बहुत ज्यादा है। और आपको पता होगा वहां पर जो गाय होती है एकदम हट्टी कट्टी मोटी सी, जिसको सींग नहीं होती है, वो पता है 30-30, 40-40, 50-50 लीटर दूध देती है। अब वो जो गाय का दूध होता है ना वो एकदम पतला होता है। और भारत के अंदर क्या होती है? भैंस। और भैंस का दूध कैसा होता है? मोटा, यानी कि जाड़ा, यानी ठीक होता है। अब जो पतला दूध होता है ना उसमें से पाउडर बनता है। तो वेस्टर्न कल्चर वाले क्या करते हैं, उसमें से दूध बने से पाउडर बना लेते हैं और वो पाउडर को 1 2 4 5 दिन के बाद भी गर्म पानी में डालते हैं और दूध बना के पी लेते हैं। और हम फ्रेश दूध पीने वाले लोग, तो हमारा दूध वहां पर कैसे पहुंचेगा? ऊपर से हमारा भैंस का तो दूध का पाउडर भी नहीं बनता है। तो हमारे कुरियन जी ने उसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और भारत ने भैंसों ने संख्या के ऊपर उसने काउंटिंग किया। कुरियन ने भैंसना दूध की गुणवत्ता के हिसाब से एक बढ़िया सा दूध का पाउडर बनाने का संकल्प कर लिया। और थोड़े समय के अंदर उसने भैंस के दूध में से बनने वाले पाउडर का एक एक कम यानी कि एक यूनिट भी शुरू किया। बहुत ही ओछे टाइम के अंदर, बहुत कम समय के अंदर उसको ये बेहतरीन सफलता प्राप्त हो गई। और इस तरह से हमारी एक संस्था शुरू हुई जिसका नाम दिया गया NDDB, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब ये क्या है, क्यों वर्क कर रहा है, अब इसके ऊपर समझते हैं। अब ऑपरेशन फ्लड का सफलता मिली, अमूल को सफलता मिली, भारत सरकार वापस से आए कुरियन जी के पास। उसने बोला कि देखो हमारे किसानों को सशक्त करो, उसको कैपेबल बनाओ। तो वर्गीस कुरियन बोला हाँ ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर किसान कैपेबल है तो उसकी वाइफ भी कैपेबल रहेगी। एंड वाइफ अच्छी है तो हमारे जो वाइफ के पास, जो किसान की वाइफ के पास क्या होती है, गाय भैंस बकरियां, वो भी अच्छी रहेगी। तो हमें किसानों को सशक्तिकरण यानी कि उसको कैपेबल बनाना पड़ेगा, उसको संगठित मतलब यूनाइटेड करना पड़ेगा। और उसके द्वारा क्या हमारा उत्पन्न होगा, डेयरी का उद्योग और अच्छा चलेगा, उसकी सहकार की भावना आएगी। भारत ने दूध सहकारी चळवळ के इस तरह से स्थापक बन गए हमारे वर्गीस कुरियन। और उसका संचालक करना, स्थापक का मतलब क्या होता है, फाउंडर चेयरपर्सन, एंड संचालक मतलब उसको अच्छी तरह से चलाने वाला यानी संचालन करने वाला। इस तरह से आणंद के अंदर शुरुआत हुई खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादन मंडली, जो हमें अमूल के नाम से विख्यात हुई, विश्वविख्यात। इसकी रचना होने लगी। आनंद है वो अभी वर्ल्ड लेवल के फलक के ऊपर आ गई थी। उसकी सहकार की भावना के लिए देश विदेश से कितने सारे लोग उसको देखने आते थे, उसकी सफलता की बातें और कहानी सुनते थे। भारत सरकार ने और एक विनंती की, किसको, वर्गीस कुरियन को, कि अब जो हमारे पास डेयरी तो सारी बन गई, उसमें कुछ नीति नियम डालो, कोई कैसे भी दूध कैसे बेच सकता है, उसको क्या करे क्या ना करे। तो उसके लिए वर्गीस कुरियन और त्रिभुवनदास पटेल ने मिलकर एक संनिष्ठ व्यक्ति की तरह, सहकार की तरह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी सारे इंडिया की जो डेयरी है वो कैसे डेवलपमेंट कर सकती है, उसके ऊपर एक संस्था बनाए, कि कुछ नीति नियम बनाए कि इस तरह से दूध इकट्ठा करना है, यहाँ पहुंचाना है, उसको इस तरह से पैकिंग करना है, यहाँ पर इस तरह से स्टोर करना है। ये सारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड शुरू करने लगा। इसके माध्यम से भारत के अंदर आनंद की प्रतिकृति यानी सिंबॉलिक वर्क हुआ और दूध सहकारी मंडली का अस्तित्व आने लगा। आ बधी मंडली ना उत्पादन का कार्य यहाँ पर खत्म हुआ। पर अब एक दूसरा प्रॉब्लम था, पता है वो क्या है, वो है मार्केटिंग। कोई भी चीज आप बना दो पर अगर मार्केटिंग नहीं करोगे तो कौन खरीदेगा, कौन लेने जाएगा। तो ये काम था कि दूध के अंदर से क्या क्या चीज बन सकती है, तो चीज है, पनीर है, दही, दूध, माखन, छाछ, ये सारी चीज बन सकती है। पर उसको मार्केटिंग करके सही जगह पे पहुंचाना ये भी तो जरूरी था।
तो उसके लिए एक और संस्था शुरू हुई, उसका नाम हुआ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, है ना। और ये संस्था काम करती थी मार्केटिंग का। तो ये भी संस्था की शुरुआत किसने की? हमारे वर्गीस कुरियन ने। तो इस तरह से एनडीडीबी और दूसरा था हमारा गुजरात मार्केटिंग संस्था, ये दोनों का काम तो कर लिया। अब जो है आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, वो है सेवा की बात। एनडीडीबी के अंदर वर्क किया तो पता है आपको कि वहां पर एज ए चेयरपर्सन काम करना वो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि एक तो काम करना है अमूल के साथ, इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड चल रहा है, इसके अलावा एनडीडीबी चल रहा है। पर एनडीडीबी के अंदर उसने 33 ईयर तक वर्क किया, 33 साल तक। और वहां पर उसके जब निवृत्त हुए, यानी कि जब वहां से वो रिटायर्ड हुए, तो वहां पर सोचो एक सिंगल रुपया भी वहां से सैलरी के हिसाब से नहीं लिया। आप समझ सकते हो, आज कोई सेवा का काम करने जाता है ना, तो कितने सारे फोटो खिंचवा लेते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह पर डालते हैं कि मैंने गरीबों को खाना खिलाया, मैंने कुत्तों को बिस्किट खिलाया, मैंने गाय भैंस को चारा खिलाया, पता नहीं उसमें से कितना क्या खा गया। पर यहाँ पर ये देखो, 1 साल की बात नहीं थी, ये 33 ईयर्स की बात थी। और ये काम किया एक सिंगल रुपया लिए बिना। क्यों? क्योंकि उसको भारत को कैपेबल बनाना था। गुजरात सहकारी दूध मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन पद के हिसाब से काम किया था। पर वहां पर एक नियम था कि वहां पर जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको सैलरी कंपलसरी लेनी पड़ेगी। तो इसके कारण से वहां पर मंथली, मासिक बोले तो मंथली 5,000 रुपया सैलरी लेते थे। परंतु ये काम उसने जब 60 साल की उम्र में आए और रिटायर्ड घोषित हो गया, तो अब वहां पर से 5,000 लेना हमारे वर्गीस कुरियन ने बंद कर दिया कि अब तो मैं रिटायर्ड हो गया, अब कैसे सैलरी दोगे बोलो। और फिर पता है 24 ईयर्स तक, यानी 24 साल तक उसने वहां पर बिना सैलरी वहां पर वर्क किया। यहाँ पर 33 ईयर्स फ्री का गया और यहाँ पर 24, याद रखना, अंडरलाइन करना, ठीक है। तो उसने ये मानद सेवा दी, यानी कि फ्री ऑफ चार्ज में काम किया। अब आगे आती है और एक कंपनी, नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मार्केटिंग, जिसको हम जानते हैं ईरमा। और एक दूसरी जगह है जिसका नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब ये दोनों जगह पर भी काम किया साथ साथ में। तो यहाँ पर चेयरमैन तरीके वर्षों સુધી काम आते, आश्रय 57, 57 कितना होता है 57, आश्रय 57 वर्षी थी વધુ समय સુધી विकासशील कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे इस संस्था के साथ। इसके अलावा भारत सरकार ने उसको कहाँ भेजा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर चांसलर का काम करना सौंपा। देखो कितनी सारी संस्था के साथ उसने काम किया। अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो नॉलेज को हर जगह पर लोग उसको सीखने के लिए आते हैं, बस उसको बांटते रहो। अगर आप सीखोगे नहीं तो दोगे क्या? ये सीखना बहुत जरूरी है। अब आप थोड़े थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, सर कब से बोले जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। चलो एक किस्सा सुनते हैं, बहुत मजेदार किस्सा है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। और इससे हमें पता चलता है कि ये जो महान व्यक्ति है उसकी सोच विचार कैसे है ना। तो देखिएगा सोच विचार क्या होता है, उसके ऊपर है। ये भाई साहब देखो कब से दूध पिए जा रहे हैं, तो ये दूध वाला किस्सा सुना देता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या था कि हमारे जो वर्गीस कुरियन है ना, वो इतनी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या था? दैट इज अमूल। तो કુરિયન અમૂલ સાથે જોડાયેલા ઘણા વર્ષોથી તેમની એક બુક છે, बहुत सारे प्रसंग है, उसके एक बुक है, उसका नाम है मारू स्वप्न। तो मारू स्वप्न के अंदर एक प्रसंग है, और वो प्रसंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। इसके अंदर का एक किस्सा है कि कुरियन गમે ત્યારે ડેરીના વિભાગમાં ચક્કર લગાવવા માંડે, બધું બરાબર છે કે નહીં એની તપાસ કરે। એક વખત તેમણે વર્ષોથી કામ કરતા એક કર્મચારીને દૂધનું કેન ખોલી અને તેના પર જે મલાઈ ચોટેલી હોય ને તેને ચાટતો જોયો। કર્મચારી અચાનક જ તે આવેલા કુરિયનને જોઈ લીધા। એ ટેન્શનમાં આવી ગયો કર્મચારી, હે કે अब क्या करूंगा। તેણે મોં પરથી મલાઈ ચોટેલી હતી એના મોઢા પર, પોતે दूध पीतो न હતો, ऐसे बहुत सारी बार उसने कुरियन को समझाया, अपना खोटा बचाव करने की कोशिश की। कुरियन कशु પણ ના બોલ્યા અને ત્યાંથી ધીમા પગલે પાછા ફરી આવ્યા। હવે પેલો કર્મચારી ટેન્શનમાં, હવે શું થશે, મારી નોકરી રહેશે
કે જતી રહેશે, મને કાઢી મૂકશે, શું થશે? કર્મચારીને થયું હવે નોકરી જશે જ, પણ નહીં, એવું ના થયું. કુરિયને બીજા દિવસે મેનેજરને બોલાવ્યા અને સૂચના આપી દીધી. શું આપ્યું ખબર છે? દરેક કર્મચારીને અડધો લીટર દૂધ પીવા આપવાનું આજથી. આખો દિવસ બિચારા લોકો દૂધના આટલા વિશાળ જથ્થાની સાથે કામ કરતા હોય અને ભૂખ્યા પણ થયા હોય, અને તેમને જ દૂધમાંથી ભાગ ન મળે, આ તો ખરેખર અન્યાય છે ને. આથી એમને પણ દરરોજ કેટલું? અડધો લીટર દૂધ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપી જ દેવાનું. આવા વિચારો ધરાવનાર વર્ગીસ કુરિયન હતા, હે ને, જે પોતાના કર્મચારીનું પણ ધ્યાન રાખે, તેના પ્રત્યે પણ માયા અને દયાની દ્રષ્ટિ રાખતા હતા. પોતાના કર્મચારીની આટલી કાળજી રાખનાર આવા ઉપરી અધિકારી હોય, તે જ કંપની આટલું સરસ મજાનું પ્રગતિનું પત્રક લાવી શકે છે. દરેક વ્યક્તિની પર વિશ્વાસ રાખે, દરેક વ્યક્તિને ઈમાનદારીના કામની હંમેશા પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય, અને એ જ પ્રેરણાથી ભારતને આટલી સરસ મજાની कंपनी એટલે કે अमूल प्राप्त થઈ. चलो एक किस्सा और है, बहुत मजेदार किस्सा है, ठीक है। देखो क्या है कि अभी इंडिया के अंदर बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे मूवीज आ रहे हैं, है ना। जैसे कोई हिस्ट्री के कोई टॉपिक ले लेता है, कोई पुराने कोई महान व्यक्ति होते थे उसके ऊपर टॉपिक ले लेते हैं एंड उसके ऊपर मूवी बनाते हैं, फिर बहुत पैसे कमाते हैं। जैसे भाग मिल्खा भाग कितना सारा कमाया, है ना। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग चीजों को ध्यान में रख के करते हैं। अब उस समय जो है जो दौर चल रहा था वो क्या था, पूरे भारत के अंदर एक ही चीज चल रही थी, दैट इज डेयरी डेयरी डेयरी, दूध दूध दूध। एंड उसके अंदर सबसे बढ़िया नाम किसका था? वर्गीस कुरियन का। तो उस वक्त जो फिल्म इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर सबसे बेहतरीन कोई जो डायरेक्टर थे, उसका नाम था आर्ट फिल्म के डायरेक्टर श्याम बेनेगल। दूध उत्पादन सहकारी मंडलीना विचार અને એના कार्यों से उसके अंदर इंस्पिरेशन प्राप्त हुई। उसको लगा कि इसका एक प्रचार करना चाहिए और इसका प्रसार भी करना चाहिए ताकि लोगों तक सही चीज पहुंच सके। उसके ऊपर एक फीचर फिल्म बननी चाहिए। तो ये सूचन लेकर पहुंच गए श्याम बेनेगल कुरियन जी के पास। कुरियन जी को ये विचार बहुत अच्छा लगा, तो पूछा भाई कितना खर्चा लगेगा? श्याम बेनेगल ने बोला भाई करीबन 10 लाख जितना तो खर्चा हो जाएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। कुरियन जी ने बोला कोई टेंशन मत लो, हो जाएगा 10 लाख इकट्ठा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तुरंत ही जितनी भी इंडिया के अंदर गुजरात के अंदर दूध उत्पादन मंडली थी, उन सभी मेंबरों को इसके बारे में जानकारी दी कि हमारे काम के ऊपर, हमारी डेयरी के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनने जा रही है और उसके लिए आप सबको थोड़ा थोड़ा पैसे का सहयोग देना पड़ेगा। तो सभी सभ्यों ने टोकन के रूप में एक एक रुपया देना शुरू कर दिया। जरूरियात पूरी हो गई, 10 लाख रुपए का इकट्ठा हुआ और श्याम बेनेगल को दे दिया गया एंड मूवी बनी मंथा। और उस वक्त सबसे अच्छी हीरोइन थी, उसका नाम था स्मिता पाटिल, नसरुद्दीन शाह, है ना। इन लोगों ने इसके अंदर काम किया एंड पता है इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक प्राप्त हुआ, बहुत ही अच्छे अवार्ड्स प्राप्त हुए और इस फिल्म को बड़े बड़े पारितोषिक मिले। डॉक्टर कुरियन को भी इसमें से एक पारितोषिक दिया गया, अवार्ड दिया गया। और इस तरह से देखो काम काम को सिखाता है। अच्छे व्यक्ति के पास अच्छे व्यक्ति अपने आप से आ जाते हैं, है ना। और भारत सरकार को भी लगा कि भाई ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए, पर क्या देंगे, तो सामान्य चीज नहीं दी है। देखो सबसे बेहतरीन अवार्ड दिए हुए हैं, करीबन 8 अवार्ड हैं, काउंट करना शुरू कर दो, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। उसके अलावा रोमन मैंगेसेस अवार्ड, कृषि रत्न, वर्ल्ड फूड प्राइज। इसके अलावा मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी ने उसको क्या दिया कि ये तो हमारा पुराना स्टूडेंट है, यानी अमेरिका के द्वारा जो भी पुराने यानी कि कहते हैं भूतपूर्व विद्यार्थी के अवार्ड लिस्ट के अंदर इसको एक सबसे अच्छा स्टूडेंट का अवार्ड मिला। इसके अलावा वर्ल्ड डेयरी एक्सपो के द्वारा इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर ऐसा भी अवार्ड मिला। ऐसे करीबन अलग अलग 8 अवार्ड प्राप्त हुए। सोचो डॉक्टर कुरियन के जन्मदिन आता है 26 नवंबर को, यानी 26/11, ठीक है। तो उस दिन के लिए जो गूगल है ना, गूगल, वैसे हमारे वर्गीस कुरियन की जो डेथ है वो 91 ईयर्स में हो गई थी, पर उसके बाद भी तो बर्थडे तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना।
तो करीबन 94 मतलब जो बर्थडे था उस समय गूगल ने अपने होम पेज को जो कहते हैं ना डूडल, तो वहां पर देखो ऐसा फोटोग्राफ लगाया और इस तरह से वर्गीस कुरियन को एक बहुत बड़ा मान सम्मान दिया और जन्मदिन के दिन पे ये सबसे बेहतरीन तोहफा था। आपको पता है कि वर्गीस कुरियन जो है ना उसका जन्मदिन 26 नवंबर का दिन जो है ना उस दिन नेशनल मिल्क डे के हिसाब से यानी कि राष्ट्रीय दूध दिवस के हिसाब से सेलिब्रेट होता है। भारत और विश्व भर में कुरियन ना 15 से भी ज्यादा उसको बड़ी बड़ी मानद पदवी यानी कि डिग्री प्राप्त हुई है। कुरियन को केंद्र में रखकर करीबन करीबन 51 से भी ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी है ना। किताबें, फिल्म है, इतने सारे अवार्ड्स है। तो आप समझ सकते हो कि भारत है ना उसके अंदर तो रत्नों की खान है और उसमें से एक आध दो हम भी है। आया ना, आप भी तो हीरो हो और हम भी ऐसा ही कुछ करके बताएंगे। तो बात करते हैं अब अलविदा लेने की, यानी कि वर्गीस कुरियन की हमारे बीच में से अलविदा लेने का समय आया 2012, 9/9/2012। वर्गीस कुरियन की उम्र थी 91 ईयर्स की। नडियाद के अंदर अवसान हुआ। તેમણે अमूल डेयरी के नाम से जो इतना खूबसूरत सा बरगद का पेड़ बनाया, एंड ये बरगद के पेड़ के ऊपर कितने अच्छे अच्छे फलों ने, कितने अच्छे अच्छे पशु पक्षी ने अपना जीवन बिताया। तो कि किसान है यानी कि खेडूत है, श्रमजीवी है जो मजदूर लोग है, पशुपालक है, व्यापारी लोग भी उसके द्वारा कितना सारा पैसा कमाए और नामना यानी कि इज्जत भी कमाई, आजीविका कमाते गए। 2015-16 में अमूल डेयरी ने जब अपना मनी का यानी कि नाણાકીય टर्नओवर का आंकड़ा देखा तो दूधनी आवक, अमूल के साथ जोड़ाયેલી સભ્યોની संख्या, अमूलना उत्पादकों અને વેચાણના आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि पूरे वर्ल्ड शॉक रह गया कि क्या हो रहा है भारत में, ये अमूल कर क्या रहा है। समग्र भारत के अलावा पूरे विश्व के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे 50 कंट्री के अंदर उसका वेचाण हो रहा है। 50 कंट्री। आप देखो अगर स्कूटर है, मोटरसाइकिल या दूसरी कोई भी चीज बना लो, आप दूसरे स्टेट में, दूसरे सिटी में, इवन दूसरी कंट्री में उसको बेच सकते हो। पर क्या दूध की प्रोडक्ट क्या दूसरी जगह पर पहुंच सकती है? और पहुंच भी जाएगी क्या 2 दिन के बाद अच्छी रहेगी? वो आपकी मोटरसाइकिल तो 4 5 6 महीने तक अच्छी रह सकती है, पर दूध की प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाना, पहले तो दूध इकट्ठा करो, पेस्चुराइज करो, पैकिंग करो और फिर अलग अलग जगह पर पहुंचाना। कभी कभी तो ये होता है हमसे पहले तो दूध बाहर आके खड़ा होता है ना। तो ये कार्य करने में सफल कौन रहे? हमारे वर्गीस कुरियन। और वो भी हमारे देश में नहीं, 50 देशों के अंदर उसका वेचाण केंद्र है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का कार्य सही में बहुत ही खूबसूरत है। अमूल, आनंद, गुजरात और भारत, ये विश्व के अंदर सब जगह पर छाए हुए हैं। श्वेत क्रांति के माध्यम में उन्नत और गौरव तंतु स्थान अपाव्यू उसने आनंद ने। दूध, दही, छाछ, माखन, दूध का पाउडर, चीज, चॉकलेट, तेल, श्रीखंड, मिठाई, देखो कम से कम 10 से 11 अलग अलग चीज बना रहे हैं। पर आपने एक चीज गौर की क्या? देखो यहाँ पर सारी चीज दूध के रिलेटेड है, दूध भी, दही भी, छाछ भी। फिर यहाँ पर तेल क्या कर रहा था? तेल, आपको लगेगा अमूल तेल क्यों बना रहा है भाई, तो आप समझ में आएगा कि तेल क्यों बनाया। अब क्या होता है पता है कि ज्यादातर जो दूध है वो कौन देता है? तो कि गाय, भैंस, बकरियां। अब उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का दूध कैसे आएगा? तो अगर वो अच्छा घास खाएंगे तो। एंड दूसरी पता है सबसे अच्छी चीज क्या होती है? वो होता है खोल, है ना। क्या होता है खोल? कि जो मूंगफली होती है ना, ग्राउंड नट से, तिल है, कपासिया होता है, उसको जब पीस दिया जाता है और उसमें से जो वेस्टेज रहता है ना उसको खोल कहा जाता है। और ये खोल जो है वो अगर गाय भैंस खाते हैं ना तो उसकी दूध की क्वालिटी A1 बन जाती है। तो हमारे वर्गीस कुरियन जी ने सोचा कि अगर हम तेल का तेल भी बेचेंगे और हमें तो सबसे ज्यादा क्या चाहिए? वो खोल चाहिए। तो हम देंगे अपने किसानों को, अपने खेडूतों को कि वो अपने सारी की सारी गाय भैंसों को खिलाए ताकि हमें सबसे बेहतरीन क्या मिले? दूध, दही, माखन, घी। इसलिए उसने तेल की भी खाद्य प्रोडक्ट शुरू की।
अमूल ब्रांड ने समग्र विश्व के अंदर स्वीकार किया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का ये यश आज भी चारों ओर है। और आप समझ सकते हो उसके साथ कौन कौन से बड़े बड़े फ्रेंड थे, है ना। यहाँ पर उसका लिस्ट है: सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी भाई देसाई, मणिबेन पटेल, इंदिराबेन गांधी, एम.एच. पटेल, त्रिभुवन दास पटेल। ये सबसे बेहतरीन पॉलिटिशियन यानी कि राजकारणी और अग्रणी, देश विदेश के अंदर घूमने वाले महानुभाव के साथ उसका उठना बैठना था, उसके साथ बातचीत होती थी। पुण्य पूर्वक सारी संस्था को किस तरह से आगे ले जाना वो समझते गए, जानते गए और साथ में अप्लाई भी करते गए। और ये सारी चीजें अगर आपको पढ़नी है ना, तो आप जाओ अपनी लाइब्रेरी में या फिर स्टेशनरी पे जाओ और वहां पर से एक बुक लेके आ जाओ। उस बुक का नाम है मारू स्वप्न, जो किसने लिखी? वर्गीस कुरियन ने। उसमें लिखा है, उस आत्मकथा में लिखा है कि युवानों માટે एक संदेश है कि हे युवान लोग, हे आजकल के बच्चों, તમારી પાસે સૌથી સારામાં સારા વિચારો છે, आपके पास ज्ञान का भंडार है, आपके अंदर कार्य करने की कुशलता है, आपके पास प्रॉपर योजना यानी कि प्लानिंग है, आपके अंदर दूरंदेशिता है, प्रॉपर फ्यूचर को देख सकते हो, है ना। आपके पास ये अच्छे अच्छे वर्ड है, यानी कि उत्तम विचार, ज्ञान, कौशल, योजना और दूरंदर्शिता। इसके अलावा अंतर्दृष्टि है, आप खुद भी जज कर सकते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये होए गम्मे तेवा अवरोधो आए, और ये सारी चीज अगर आपके पास है तो आप इस दुनिया में सर्वोत्कृष्ट सेवा कर सकते हो। તમારા રાષ્ટ્રને अर्पित करो, राष्ट्र आपको देगा और आप सबकी प्रगति होगी। તમે बेहतरीन विश्व का सर्जन कर શકશો, તમારું સ્વપ્ન સાકાર કરી શકશો। વિદ્વાન, કર્મસ્થ, નિષ્ઠાવાન અને આત્મસૂઝ ધરાવનાર ડોક્ટર વર્ગીસ કુરિયન ઓપરેશન ફ્લડ દ્વારા વિશ્વ ક્રાંતિ यानी कि श्वेत क्रांतिના સર્જક તરીકે સૌથી મોટા પ્રેરક સ્ત્રોત બની ગયા છે। ये संदेशा हम सब के लिए है, आप युवक लोगों के लिए है कि आपके अंदर जो पड़ा हुआ जो एनर्जी का सोर्स है, नॉलेज पावर है, प्रॉपर प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग का है, वो सब कुछ इकट्ठा करो और देश को समर्पित करो। देश आपको देगा और आपकी गारंटेड प्रगति होगी। ये आलेखन दिया हमें रमेश चंद्र डी पंड्या ने और आप तक पहुंचाया आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मित्र, मैं यानी कि महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।